नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज एक वैवाहिक समारोह में जाने के कारण ये वीडियो थोड़ा देर में अपलोड होगा। दूसरा, अपने किस्सा गोई परिवार के सभी लोगों को बता दूं कि एक दो दिन पहले से शादी का सीज़न फिर से शुरू हो चुका है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कैसे शादी समारोह में ये जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग हैं कहाँ कहाँ के हैं, ये भी मैंने बताया था। ये जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर होते हैं, लोग मिलने जाते हैं, आशीर्वाद देने जाते हैं, कुछ न कुछ साथ में सामान या शगुन का पैसा देते हैं। जिस बैग में वो शगुन का पैसा रखा जाता है, उस बैग को वहाँ सूट बूट पहने हुए 8-10 साल का एक बच्चा बराबर की निगाह से देखता रहता है कि कौन इसका कस्टोडियन है। जरा सा उससे सावधानी हटी और बैग गायब। इसलिए इसकी प्रॉपर व्यवस्था रखें। लड़के वाले जो हाथ में पैसा लेकर चलते हैं, कभी लुटाने के लिए, कभी जो बैंड वाले हैं, लाइट वाले हैं, शहनाई वाले हैं, उनको देने के लिए, तो आसपास जिम्मेदार आदमी को भी रखें। ये पूरा गैंग है और पूरी सावधानी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ उसके जो बड़े मेल मेंबर हैं वो उस शादी घर में कैटरिंग के काम करने वालों के साथ टेम्पोरेरीली 1-1.5 महीने के लिए रहते हैं और एक साथ कई कई होटलों में, कई कई वैवाहिक कार्यक्रमों के स्थल पर, कई कई स्टेज पर लंबा पैसा, बैग में रखा हुआ पैसा या जेवर लेकर गायब हो जाते हैं। जिन जिन लोगों ने पहले सुन रखा है कृपया वो ध्यान रखें। जिन्होंने नहीं सुना है कृपा करके आज के कमेंट में वो एपिसोड नंबर ज़रूर डाल दें ताकि जो लोग नए हैं वो सुन सकें। पिछले वैवाहिक सीजन में मैंने आपको बताया था देश के हर जगह पर, जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की घटनाएं बताने के बाद, समझने के बाद भी हुई थी। तो कृपा करके इस बारे में पूरी सावधानी रखें। अब आज का वाकया है गोरखपुर का। थाना क्षेत्र है चिलुआ ताल। तारीख है 30 मार्च 2018। चिलुआ ताल के कोइलहवा नकहा नंबर 2 के रहने वाले इलेक्ट्रिकल सामान के व्यापारी विनोद शर्मा के घर वालों ने करीब शाम को 7:30 बजे कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, थाने को भी फ़ोन किया कि श्री विनोद शर्मा जो बाजार से घर की तरफ आ रहे थे, घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर सुनसान जगह पर किसी ने उनको चाकुओं से मारा है। उनकी मोटरसाइकिल वहीं गिरी हुई है। घर के लोग उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। सूचना गंभीर थी, थाने से लोग भाग कर आए। 112 जो सिस्टम है, कंट्रोल रूम की जो गाड़ियां हैं, वो भी भाग कर आईं। मौके पर मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी और काफ़ी खून जमीन पर गिरा हुआ था। इसके पहले कि लोग जांच पड़ताल करते, कौन था, कहाँ से आया, कहाँ रहा होगा, किस जगह से अपराधी आए, अपराधी किस वाहन से थे, पूछताछ कर ही रहे थे, तभी अस्पताल से ये सूचना आ गई कि विनोद शर्मा की मृत्यु हो गई है। मोहल्ला इकट्ठा हो गया, व्यापार मंडल के लोग भी आ गए। पुलिस ने अपनी औपचारिकताएं पूरी की, पंचनामा कराया, सील की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए उसे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेज दिया। पोस्टमार्टम भी सवेरे दोपहर में अपने समय से 1 बजे के आसपास शुरू हुआ और शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी-मॉर्टम इंजरीज कॉज्ड बाय शार्प्ड एज्ड वेपन और शार्प्ड एज्ड ऑब्जेक्ट। पुलिस ने एफआईआर लिखाने के लिए घर वालों से संपर्क शुरू किया। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, आपको किसी पर शक है, कोई झगड़ा है, व्यापार का कोई झगड़ा है, पैसे की लेन देन का कोई झगड़ा है,
जमीन का कोई झगड़ा है, लेकिन इस तरह के कोई बात पता नहीं लगी। विनोद शर्मा के पिताजी रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी थे। विनोद शर्मा का बड़ा भाई फर्नीचर का व्यापारी था और विनोद शर्मा खुद इलेक्ट्रिकल सामानों के थोक विक्रेता थे। अच्छा परिवार था, अच्छे लोग थे, भरा पूरा परिवार था। किसी तरह की कोई दिक्कत पुलिस को नहीं बताई गई। फिर भी घर वालों ने दबी जुबान से ये बताया कि एक समस्या शादी के बाद 2 साल तक हुई थी। विनोद की पत्नी आशा का कोई एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसकी वजह से घर में बहुत कलह हुई थी। आपस में झगड़ा झंझट मारपीट हुई थी। लड़की के मायके वालों को भी बुलाया गया था, लेकिन वो मामला शांत हो गया था। ऐसा लगता है कि शायद उसी ने कोई रिवेंज लिया है या उसी की ये करतूत है। खैर, जब पुलिस को ये पता लगा कि इसकी पत्नी के एक्स बॉयफ्रेंड से संबंधित कोई बात हो सकती है, पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, आप बइस्तबा यानी शक के आधार पर उसका नाम लिखा सकते हैं, लेकिन घर वालों ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर लिखवाई। जब यह पता लगा कि यह शक है कि उसके पुराने यार मित्र की ये करतूत हो सकती है, तो आशा के मोबाइल फोन को सर्विलांस पे लिया गया। आशा के मोबाइल फोन की सीडीआर ली गई। अगले 10-12 घंटे में ही आशा की सीडीआर आ गई। आशा की सीडीआर में एक नंबर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था, दिन में 10-10 बार, पूरी रात भर, और महीने में बहुत ज़्यादा बार, और उससे आधी संख्या में एक दूसरा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा था। पुलिस ने आनन फानन में उसका फिजिकल वेरिफिकेशन इसलिए कराया कि शायद उसी एक्स बॉयफ्रेंड का ये नंबर है और हो सकता है उसी की ये करतूत भी हो। फिजिकल वेरिफिकेशन में ये पता लगा कि पिपराइच कस्बे के अनूप मोदनवाल के नाम से ये मोबाइल फोन है, जिस पर आशा से बहुत ज़्यादा बात होती है। पुलिस उसे उठा लाई। पता लगा पिपराइच में इसकी पान की दुकान है। पुलिस ने पूछा, क्या बात है, तुमसे किस तरह की बात होती है? उसने कहा, साहब कोई ऐसी बात नहीं है, वो हमारे यहाँ पास अहिरौली में, हमारे से थोड़ी दूर पर अहिरौली में प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में उनसे बात की जाती है। पुलिस को ये बात थोड़ी सी जेन्युइन भी लगी कि ऐसा हो सकता है। बच्चे उसके पास के स्कूल में जाते हैं, हो सकता है कभी कभी कुछ टीचर से आदमी ज़्यादा फ्री हो जाता है, ज़्यादा बातचीत करता है, लेकिन अपने बच्चों की अच्छाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। फिर दूसरे नंबर को जो दूसरी सबसे अधिक बार कॉल की जाने वाला जो नंबर था, उसका पता किया तो वो नंबर था संदीप मदेशिया का। ये वहीं कस्बे का रहने वाला था और टेम्पो चलाता था। उन लोगों के आने के बाद जब पता लगा कि नहीं ये तो जेन्युइन बातें कर रहे हैं, टेम्पो ने कहा, साहब मैं ही इनको घर से स्कूल और स्कूल से घर ले आया करता हूं। कुशीनगर में वो जगह अहिरौली पड़ती है जहां पर वो टीचर थी। फिर उसको और बारीकी से जब देखा गया दोनों सीडीआर को, तो दोनों की ही लोकेशन 30 मार्च को यानी घटना वाले दिन शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वहीं पर थी जहां पर ये कत्ल हुआ था। पुलिस के कान खड़े हुए। दोनों को फिर से अच्छी तरह से पूछताछ की गई कि तुम वहां क्या कर रहे थे। संदीप मदेशिया ने यह बताया कि साहब मैं शाम को ही उनको 4 बजे के आसपास उन्हें लाकर मैंने आशा को उनके घर पे छोड़ दिया था। फिर मैं बहुत दिन में थक गया था, उनके यहाँ से अपना टेम्पो लेकर वहीं मौके पर मैंने खड़ा कर लिया और उसी में सो गया। मैंने सोचा रात में चल के खाना खाऊंगा, सवेरे फिर आना है इनको स्कूल ले जाने के लिए। जब पुलिस ने पूछा कि उस समय ये मोदकवाल कहाँ था, पान वाला अनूप मोदकवाल ये कहाँ था,
तो उसने बताया कि मैंने इनको नहीं देखा, जबकि सेम मिनट मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड दोनों की लोकेशन सेम टावर पे थी। पुलिस ने डिसाइड किया कि अब बिना आशा के ये गुत्थी नहीं सुलझेगी। आशा को बुलाया गया। आशा जब वहां पहुंची पुलिस थाने में, वहां फिर जब पूछताछ शुरू हुई तो वो बेहोशी का नाटक करने लगी, यानी बार बार बेहोश होने लगी। पुलिस ने फौरन कस्बे से डॉक्टर को बुलवाया, उसका पूरा चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा इनके सारे पैरामीटर नॉर्मल हैं, लगता यही है कि ये ड्रामा कर रही है। 4 घंटे की पूछताछ से परेशान पुलिस ने वही किया जो होना चाहिए था। भीतर से चिटकिनी बंद की महिला कांस्टेबल्स ने। करीब आधे घंटे तक रोने, चीखने, पीटने से होने वाली चोटों की चिल्लपों बाहर सुनाई पड़ती रही। करीब करीब 40 मिनट के बाद दरवाजा खोला गया। महिला कांस्टेबल्स ने कहा कि अब आप इससे पूछताछ कर सकते हैं, सब चीजें सही सही पता लग गई हैं। उस समय वहां मौके पर सर्किल ऑफिसर और एडिशनल एसपी भी मौजूद थे। उन लोगों ने पूछना शुरू किया और इसी बीच उस समय 2018 के जो एसएसपी थे गोरखपुर के, श्री शलभ माथुर भी आ गए। आशा से जब पूछताछ शुरू हुई तो आशा ने सीरियल से, श्रेणी एक तरफ से, शुरू से पूरी बात बतानी शुरू कर दी। तोते की तरह बोल रही थी आशा। आशा ने बताया कि अब से 15 साल पहले 1997 में उसकी शादी हुई थी। उसने बताया कि वो खुद रामपुर झगहा की रहने वाली है और विनोद शर्मा से उसकी शादी 1997 में हुई। शादी के बाद उनका जीवन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। शादी के तुरंत बाद एक दिन उसके पुराने बॉयफ्रेंड का, शादी से पहले का जो उसका मित्र था, जो प्रेमी था, उसका एक फोन आया। आशा उस समय चाय बनाने के लिए किचन में थी। जैसे ही फोन आया, फोन को, नई शादी थी, पत्नी का फोन उसके पति यानी विनोद शर्मा ने उठाया। पति इसके पहले कि कुछ बोल पाता या कुछ कहता या जानबूझ के थोड़ी देर चुप हुआ, उधर से लड़के ने अति प्यार सूचक शब्दों की बौछार कर दी। विनोद शर्मा को भी समझने में जरा सा भी देर नहीं लगी कि ये कौन हो सकता है। नाम तो नहीं जानता था वो, लेकिन उसने अंदाज लगा लिया। फोन की घंटी सुनते ही किचन से भागकर आशा आ गई। विनोद ने वो फोन नहीं दिया। उसने कहा पहले ये बताओ ये नंबर किसका है। वो नंबर बताने को तैयार नहीं थी किसका है। दोनों में काफी झगड़ा हुआ। बाद में पता हुआ कि ये नंबर किसका है। दोनों परिवार के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। तीसरी जगह पर उस लड़के को बुलाकर उससे डांट फटकार की गई, लेकिन सबसे ज्यादा आशा को कहा गया कि तुम इसको बता दो कि दोबारा ये फोन नहीं करेगा, यहां कहीं आएगा नहीं और तुम इससे कोई संपर्क नहीं रखोगी। बात तय हो गई और यह कहा गया कि वे दोबारा कभी तंग नहीं करेगा। पुरानी बात भूल जाना चाहिए क्योंकि अब इसकी शादी हो चुकी है। उसके बाद सब कुछ सामान्य चलता रहा और वो इस बीच में आशा 2 बच्चों की मां बन गई। 13 साल का रणवीर, जो उस समय यानी 2018 में कक्षा 7 में पढ़ता था, और 9 साल का अर्पित, जो उस समय कक्षा 3 में पढ़ रहा था। इस बीच में आशा जो प्राइमरी के अध्यापकों की जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें बार बार ट्राई करती रही और फाइनली 2015 में उसकी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में टीचर के रूप में हो गई। पिपराइच के अहरौली प्राथमिक विद्यालय में उसकी पहली पोस्टिंग भी हो गई। वो अपने घर से अहरौली हर दिन आती थी और हर दिन
वहाँ से क्लास ख़त्म कर कर वापस चली जाती थी। जब वो विद्यालय से आती थी, घर जाने के लिए पिपराइच कस्बे में टेम्पो स्टैंड पर टेम्पो का इंतज़ार करती थी। जिस जगह पर उस टेम्पो का इंतज़ार सामान्य रूप से लोग उस रूट के लिए करते हैं, वहीं पर अनूप मोदकवाल की पान की दुकान थी। रोज वहीं से आकर टेम्पो का वेट करना, जाना ले जाना। और जब अनूप ने देखा कि ये महिला रोज आती है, तो धीरे धीरे पूछना शुरू किया। उसने बताया कि मैं अहिरौली प्राथमिक विद्यालय में टीचर हूँ। फिर जब वो वेट करने के लिए आती थी, तो दुकान के पीछे से वो एक कुर्सी लाकर बिठा देता था। फिर 4-6-10 दिन बाद उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया। आते ही ठंडा पानी देने की पेशकश करने लगा। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता रहा होगा, उसके पीछे मंशा क्या होगी, और क्यों नहीं वो किसी दूसरी दुकान के सामने आशा जाकर टेम्पो का इंतज़ार कर रही थी। वो भी वहीं आती थी और वो हर दिन कुछ इस तरह की बातें करता था। धीरे धीरे दोनों में संबंध हो गए। वो घर से स्कूल के लिए आती थी, अटेंडेंस लगाती थी, उसके बाद फिर वो दोनों साथ साथ कहीं निकल जाते थे। वो प्यार में इतना पागल हो गई कि लगभग साल भर पहले उसकी इस बात से मोदकवाल, उस पान वाले की इस बात से वो राजी हो गई कि अपने पति को तलाक दे दो, यानी विनोद शर्मा को तलाक दे दो, बच्चों को छोड़ दो, हम तुम शादी करके नया घर बसाएंगे। और वो तैयार भी हो गई। लेकिन उसने कहा कि ये सब बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता, इसके लिए इत्मीनान से सोचना पड़ेगा। अनूप मोदकवाल ने कहा, तो इसका जो इंतज़ार करना है उसके पहले हम लोग शादी कर लेते हैं। और यही हुआ। लगभग साल भर पहले दोनों ने मंदिर में जाकर विधिवत शादी भी कर ली। इस बीच में विनोद को कुछ खटका होने लगा। रात रात भर बात करना, जल्दी निकल जाना स्कूल के लिए, बहुत ढेर सारे नए कपड़े, सौंदर्य के बहुत ढेर सारे प्रसाधन, सज धज के जाना, इस तरह की बातों से उसे खटका लगने लगा। फ़ोन आने पर वो चोरी चोरी फ़ोन भी सुनने लगा कि क्या बात हो रही है। तब उसे और कन्फर्म हो गया कि दाल में कुछ काला है। इसी बीच में उसके विनोद शर्मा के एक बहुत ही नज़दीकी मित्र ने उसको बताया कि कभी कभार स्कूल में भी जाके देख लिया करो कि तुम्हारी पत्नी वहाँ करती क्या है। इतना सज धज के निकलती है, पूरा मोहल्ला यही कहता है कि ये फैशन शो में हिस्सा लेने जा रही है कि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने जा रही है। उसकी बात से आहत विनोद शर्मा इसके स्कूल जाने के बाद मोटरसाइकिल से उसने उसका पीछा किया। स्कूल पहुंचने पर यह पता लगा कि ये अक्सर सिग्नेचर करने के बाद यहाँ से चली जाती है और कहाँ जाती है इस बात का पता नहीं है। 3 दिन लगातार पीछा करने के बाद एक दिन विनोद ने अपनी पत्नी आशा और मोदकवाल, इन दोनों को गोरखपुर के बाजार में शॉपिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर घर आए दोनों, आपस में बहुत कहासुनी हुई और छूटते ही आशा ने अपने दोनों बच्चों की कसम खा ली कि मैं दोनों बच्चों की कसम खाती हूं कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो मदद कर देता है कभी कभी। और तभी उसने ये बताया कि उसका दोस्त है संदीप मदेशिया। उसी ने संदीप मदेशिया को बुलाकर हमारा किराया तय करा दिया कि हमें अब रोज खड़े होकर टेम्पो का इंतज़ार नहीं करना होगा, वो रोज मुझे स्कूल से घर और घर से स्कूल पहुंचाएगा। कौन ये कर सकता है? तुम मेरे पति हो। तुमने कभी सोचा कि मैं हर टेम्पो स्टैंड पर खड़े खड़े टेम्पो का वेट करती हूँ, स्कूल जाती हूँ और स्कूल से आती हूँ। ये सुन के विनोद चुप भी हो गया
और बच्चों की कसम, माँ कभी बच्चों की कसम झूठी खाती नहीं है, ये मान के उनको ये लगा कि शायद उससे ही कोई गलती हुई है। मदेशिया, संदीप मदेशिया आशा को लेकर वहाँ जाता था, वो सिग्नेचर कर देती थी। उसके बाद वहाँ से लेकर कस्बे में आता था, वहाँ संदीप और ये दोनों उसी टेम्पो पर बैठ जाते थे और कभी 30 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर, कभी इस कस्बे, कभी उस कस्बे, कभी इस होटल, कभी उस होटल। संदीप मदेशिया को इन दोनों के बीच का पूरा किस्सा पता था, लेकिन चूंकि अनूप मोदनवाल ये उसके प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो गए थे, इसलिए संदीप कुछ कहता नहीं था, क्योंकि अनूप और संदीप में दोस्ती थी। इसके बाद 2 बार और विनोद ने पीछा करके ये जानने की कोशिश की थी कि ये कहाँ जाती है। वो भी अब थोड़ा सतर्क हो गई थी। शादी के तुरंत बाद जब वो एक्स बॉयफ्रेंड का फोन आया था, विनोद ने उठाया था। उसके बाद विनोद उसके फोन चेक करने लगा था, कितनी कॉल हुई, किसको कॉल हुई, व्हाट्सएप किसके आए, किसने फोटो भेजी, आदि आदि। तो आशा बहुत सावधानी से फोन का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब वो शिक्षिका हो गई, बड़ी अच्छी तनख्वाह प्राइमरी के टीचर्स की है, घर में एक एक्स्ट्रा आमदनी आ गई, तो शायद विनोद ने ये दबाव महसूस किया होगा और उसने बंद कर दिया उसके फोन को देखना और चेक करना। अब वो फिजिकली इधर उधर जाकर इस तरह की बात देखने लगा कि आखिरकार ये कहाँ जाती है। जब ये दबाव आशा महसूस करने लगी कि अब ये हमारा पीछा करने लगा है, तो उसने बुलाकर अनूप मोदकवाल से ये कहा कि अगर अब इसको नहीं मारोगे, इसे रास्ते से नहीं हटाओगे, तो न तो ये डाइवोर्स लेगा और फिर ऐसा कुछ कर देगा कि हम तुम मिल नहीं सकते हैं। मेरा कहीं और ट्रांसफर करा सकता है, या हो सकता है ये नौकरी ही छुड़वा दे। वो फौरन राजी हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक है। बात तय हुई 30 मार्च की। यह तय हुआ कि 30 मार्च को जब ये बाजार से घर की तरफ आ रहा होगा दुकान बंद करके, तो रास्ते में हम लोग इसे मार देंगे। 30 मार्च को ये लोग उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये बाजार से घर की तरफ आता है, शाम को करीब 7:30-8 बजे, ये लोग वहाँ खड़े रहे, लेकिन उसी समय में और गाड़ियाँ पास हुई। इनकी हिम्मत नहीं पड़ी दोनों की कि उसको मार दें। वो घर पहुँच गया। जैसे ही घर पहुँचा, आशा ने उनसे कहा क्या किया, ये तो आ गया यहाँ पर। उसने कहा क्या करें, वो मौसम थोड़ा ख़राब था, पानी भी बरस रहा था और 2 गाड़ियाँ और एक इधर से एक उधर से आ गई, इसलिए हम लोग ये काम नहीं कर पाए। उसने कहा मैं इसको मटन लेने के लिए फिर से भेज रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना अब की बार ये जिंदा नहीं आना चाहिए। मोटरसाइकिल लेकर वो मटन लेने के लिए गया और जैसे ही वहां पहुंचा, ये पहले से घात लगा के बहुत पहले से बैठे हुए थे और वहीं इन लोगों ने रोक कर चाकुओं से इस पर इतने हमले किए कि थोड़ी देर बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। जब ये बात शलभ माथुर, जो उस समय एसएसपी गोरखपुर थे, और पुलिस अधिकारियों ने, खासकर महिला पुलिस अधिकारियों ने सुनी, सब ने दांतों तले उंगली दबा ली कि एक महिला की हिम्मत की दाद भी दी कि कैसे खुलेआम उसने अपने प्रेमी के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने सारी चीज़ें, वो आला कत्ल, खून सने हुए कपड़े, टेम्पो, सब कुछ बरामद कर लिया और फिर इन दोनों को, दीपक और संदीप, इन दोनों को गिरफ्तार करके अनूप और संदीप मदेशिया, अनूप मोदकवाल, इन दोनों को और पत्नी आशा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
1 अप्रैल को एसएसपी गोरखपुर शलभ माथुर ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इस हत्या का बड़ा हल्ला हुआ था। व्यापार मंडल के लोगों ने इस पे बड़ी हाय तौबा मचाई थी और इन सभी को प्रेस के सामने प्रस्तुत कराया। लोगों ने एक एक करके बात की और महिला को इस बात का जरा सा भी, आशा को कहने को शिक्षिका थी, बच्चों को शिक्षा देना उसका काम था, पढ़ाना, जीवन की दिशा देना, मॉरल कैरेक्टर्स बताना, सामाजिक बातें बताना, जो कोर्स में है वो उनका काम था, जिसके लिए वो सरकार से पैसा भी लेती थी। लेकिन फिर भी उसका अपना चरित्र, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, बच्चों के प्रति उसका जो लगाव होना चाहिए था, सब आपके सामने है। आज की घटना, एक चालाक पत्नी ने एक व्यक्ति से प्यार करके वो इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। 2 बच्चों के होते हुए भी इतनी शातिराना हरकत से उसने विनोद को जब शादी के पहले और शादी के बाद की हरकतों के बारे में एहसास होने दिया, ये कह लीजिए, या फिर विनोद को जब ये बातें पता लग गईं, तभी विनोद को सावधान हो जाना चाहिए था। लेकिन वो हर बार उसको उसकी दांव पेच भरी बातों में उलझकर माफ कर दिया करता था और बार बार की इसी माफी ने उसकी जान ले ली। यही माफी विनोद के लिए काल बन गई। मैं अंत में नेट पर मौजूद इन दोनों की वीडियो और दोनों कातिलों की वीडियो, ये सब आपको देखने के लिए कि आप देखें कि महिला ये कैसी है, बेचारा विनोद कैसा था, सीधा साधा, और ये 2 शातिर अपराधी जिसने एक महिला के कहने पर उसके पति की हत्या कर दी, वो लोग कैसे थे। इसको आप जरूर देखिएगा, इससे आपको अंदाज लगेगा कि आखिर ऐसा क्या था, ऐसा विनोद में क्या नहीं था, ऐसा उसमें अनूप मोदकवाल में क्या था कि सारी दुनिया को एक तरफ रख के, बच्चों को एक तरफ रख के, पति को एक तरफ रख के उससे शादी करने और इन सब को छोड़ के उसके साथ भागने के लिए तैयार थी। आज की अपराध की घटना से किस्सा कोई परिवार के सभी लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, बार बार एक ही तरह की गलती करने पर एक सीमा के बाद माफ नहीं करना चाहिए। आप मुतमईन हैं कि उससे गलती से ये गलती हो गई है, बिल्कुल माफ कर दीजिए। 1 बार हो गई है, माफ कर दीजिए। 2 बार हो गई है, माफ कर दीजिए। तीसरी बार भी आपको सरकमस्टांसेस ऐसे लगते हैं कि शायद इसकी इंटेंशनल ये गलती नहीं है, तो माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे हर गलती पर माफ करेंगे, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो वही होगा जो आज की घटना में हुआ था। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन पहले गोरखपुर में हुए बिजनेसमैन के मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध की वजह से बिजनेसमैन का मर्डर किया गया। बिजनेसमैन की पत्नी ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का कत्ल करवाया। जिसके साथ 7 फेरे लिए, जिसके लंबी उम्र के लिए 15 साल तक करवा चौथ के व्रत भी रखे, उसी की मौत की प्यासी हो गई ये महिला। प्रेमी के प्यार में इस कदर पागल हुई कि पति का ही कत्ल करवा दिया। गोरखपुर में बिजनेसमैन की हत्या का पुलिस ने यही चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस कहती है बिजनेसमैन विनोद शर्मा की हत्या उनकी पत्नी आशा शर्मा ने ही करवाई है। क्यों करवाई पति की हत्या, इसकी वजह और भी चौंकाने वाली है। कत्ल की वजह बताएं उससे पहले बता दें, आशा ने हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक ही हत्या हुई, लेकिन एक गलती की वजह से पकड़ी गई। 30 मार्च की रात को
गोरखपुर के चिलवाताल थाने के पास सुनसान इलाके में विनोद को 2 लोगों ने चाकू मार दिया था। ब्लाइंड मर्डर था ये, न कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, न कोई सबूत। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई उस पर पुलिस को शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने घर वालों से बात की। तभी पुलिस को आशा शर्मा पर शक हुआ। आशा के कॉल डिटेल्स खंगाले गए तो सच सामने आ गया। आशा ने ही हमलावरों को फोन कर विनोद की लोकेशन बताई थी। बाजार से घर लौट रहा था विनोद, तभी उसे चाकू से हमला कर मार डाला। मृतक की वाइफ ने जो उसके मित्र है और उसके एक साथी को फोन करके वहां पर बुलाया और अपने पति की लोकेशन दी और लोकेशन देने के बाद चाकू मार दिया गया और हत्या करने के बाद में दोनों लोग वहां से फरार हो गए। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद से ही ये ऐसा प्रतीत हुआ कि ये किसी ऐसे व्यक्ति की साजिश है जो कि बहुत ही करीबी थी। ये है वो दोनों आरोपी जिन्होंने विनोद का कत्ल किया है। ये है अनूप मोहनवाल और ये है उसका साथी संदीप। गोरखपुर में पान की दुकान चलाता है अनूप मोहनवाल। इसी पान वाले के इश्क में दीवानी हो गई थी शादीशुदा आशा शर्मा। आशा शर्मा स्कूल टीचर थी। स्कूल जाने के रास्ते में थी अनूप की पान की दुकान। एक बार कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर आई थी, तभी दोनों में दोस्ती हुई। फिर प्यार हुआ। प्यार भी ऐसा हुआ कि आशा ने अपने 2 बच्चों और पति को छोड़ने का फैसला ले लिया। तलाक लेने से आसान लगा पति को कत्ल करने का रास्ता। आशा के कहने पर ही अनूप ने अपने दोस्त के साथ मिलकर विनोद का कत्ल कर दिया। अचानक से फोन आया, पार्टी में नहीं जा रहा है, चिकन लेने गया चौराहा पे, आप फील्ड के पास आ जाओ, देख लो अगर मौका मिलता है तो काम कर दो। तो हम लोग वहीं पास खड़े थे तो वो आ रहा था बाइक से, तो हम लोग रोक कर उसके साथ कर दिए। कैसे हत्या की उसकी? बाइक रोक कर। किस चीज से हत्या की है? चाकू से सर। उनकी निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया है। राज श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, गोरखपुर।